कर सकते हैं, मगर साथ में उनके हनुमान है। तो ये जो संयोजन की बात है, ये जो कवि का एक उदार दृष्टिकोण हमें यहाँ दिखता है, या इन रचना के मूल में जो उनका उद्देश्य दिखता है, विभेद मिटाना, यहीं से शुरू हो जाता है, शुरू से शुरू हो जाता है, अंत तक चलता है। यही जो सबसे बड़ी बात है, एकता की जो बात है, और इससे बहुत प्रभाव भी पड़ा है। जी, आपने पहले कहा था कि कवि जो है उसको किसी संप्रदाय से लेना देना नहीं है, और मूल जो है उद्देश्य ही लोगों का होता है, प्रेम, चीज को मानव प्रेम, मानव प्रेम भयो वैकुंठी, नहीं तो काछार एक मुट्ठी, जायसी ने जो कहा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और उस प्रेम को पाने के लिए सब कुछ दे देना पड़ता है। लोरिक भी देता है, और मधुमालती में मंझन ने भी प्रेम के विषय में बड़ी अच्छी पंक्तियां कही थी कि प्रेम अमौलिक नग संसारा, अजय ही जिए प्रेम सो धनि अवतारा, प्रेम दिया जाके घट बारा, ले ही सब आदि अंत उजियारा। अब यही बात, आदि अंत सब उजारा हो जाता है। यही बात जायसी कहते हैं, गगन दिट्ठी जो जाय पहुँचा, प्रेम अदिट्ठ गगन ते ऊंचा, धुवते ऊंच प्रेम धुव उआ, सिर कटाई जाई सो छुआ। कबीर साहब, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, सिर कटाए भुई धरे, तो ये वाली सो बैठे घर माए, वो वाली जो बात है। तो ये लगभग सभी कवियों ने जो है प्रेम के विषय, प्रेम, और प्रेम ही इनका प्रतिपाद्य है, इसीलिए प्रेम मार्गी ये कहलाते हैं, इसीलिए प्रेम मार्गी कहलाते हैं। और इसके बाद दूसरा खंड जो है वो गोबर वर्णन, जिस वो अद्भुत कवि का उसमें कौशल तो हमें दिखाई वहाँ देता पर जो हम देखते हैं कि उस नगर का वर्णन है, वहाँ के कोट, वहाँ के सरोवर, वहाँ की वनस्पतियाँ, वहाँ के रहने वाले लोग, जातियाँ, वहाँ के बाजार में बिकने वाली चीजें, इन उत्सव और तमाशे, ये जो कुछ भी है, सारा वर्णन इतना सूक्ष्म है। आप देखिएगा इस एक खंड में एक कवि की हमें समाज दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि और कवि कौशल सब कुछ दिखाई दे जाता है। इसमें जब हम ये वर्णन पढ़ते हैं तो ये एक चीज मेरे उसमें जहन में आती है कि ये कवि जो हैं और लोक से पूरी तरह जुड़ते हैं, अपनी कविता को लोक तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और यही इनकी सबसे विशेषता है। और आप देखिएगा दाऊद ने तो इसीलिए कथा भी लोक महाकाव्य से चुनी है, कि जो कुछ भी है लोक साहित्य, यहाँ तक इनके नाम हैं, जो वस्तुओं का वर्णन है, कोयलिन है, नाम भी ऐसे है, लोरू, लोरिक को भी वो लोरू कहते हैं, तो इस तरह से। और इसमें जो है, मैं एक वर्णन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अति घन फेरी देखी अम्बराई, बासहि पंखी कहूँ ते आई, अचूह चुहाई ते सुआ सारी, कुह कुहाई ते कोकिलकारी, अप्यू प्यू पपिहा करई पुकारा, नाचहि मोर सबद झनकारा, अमहर पुकार ले री दही आई, पांडु की एक एक चिल्लाई, हरि हरि आई देश कर रहा, कागरूक बहुभाषा कहा। तो ये जो वर्णन है, अब आप इसमें देखिए ध्वनियाँ जो है, और नहीं दाऊद में ध्वनियाँ बहुत है। वो चांदा जब चलती तो उसके जो पायल की आवाज़, उसमें भी एक लय हमें सुनाई देती है। मगर यहाँ आप देखिए कि पक्षी का ज्ञान तो है ही, मगर पक्षी की बोलियों का ज्ञान भी, और सारे पंडुक भी है, कोयल भी है, तोता भी है, पपीहा भी है ना। और कौन सा पक्षी कौन सी ध्वनि, कौन सी आवाज निकालता है, और ये ध्वनियों का जिस प्रकार का वर्णन है यहाँ पर है, वो कथा में एक क्या रोचकता भी लाता है, और एक गति लाता है, नाद लाता है। तो इस तरह से बहुत सुंदर उनके वर्णन है। आप उनके एक एक वर्णन पढ़िए, हालांकि चांदायन की चर्चा में तो आप देखिएगा कितना समय चला जाता है। तो एक सरोवर का वर्णन है, सरोवर में जो जल के पक्षी हैं, और उसमें जो है उसका एक वर्णन है कि पैरहि हंस माछ फरहाई, चकवा चकवी केरी कराही, अधौला ढेक बैठ छियराए, बगुला बगुली सिहरी खाए, अपीलू सोन तहाँ रह छाई, अरु जल कुकरी चूहू चुहाई, अपसरी पुरैन तूल मतूला, हरियर पान तेरा तुर फूला, जल पंखी आई देश कर पारा, कार कुंजवा जलहर भरा, सारस कुरलहि रात नींद, तिल भर एक न आवई, असबद सुहाव कान पर जागत रहिन बियाह। अब देखिए
जी, कि इसमें जो उनकी आवाज़ है और पक्षियों की है। तो मैं यही कह रही थी कि दाऊद जो है एक एक चीज़ का हम कहते हैं ना सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, इसमें उनकी अवलोकन दृष्टि का भी हमें पता चलता है और उसका कैसे विनियोग काव्यात्मक ढंग से अपनी रचना में करते हैं। अगर ये इसमें ये वहाँ की जो रहने वाली जातियाँ हैं उसका वर्णन करते हैं कि बामन, खतरी, बैस, ग्वारा, खांडरवार और अग्रवारा। खांडरवाल है खंडेरवाल और अग्रवाल। अब ये आप देखिएगा कि इसके लिए भी ये जो खास जातियां हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान वहाँ मिलती है। तो बनिए हैं, तो बनियों की भी उपजातियां हैं। हाँ, अब बसही तिवारी और पंचवाना, धाकर, जोशी और जजमाना। अब बताइए, धाकड़ भी है, जोशी भी है, जजमान भी जो है, सब है, सब कुछ है। बसही खंधाई और बनिजारा, जाति सरावग और पंवारा, सोनी बसही सुनार बिनानी, रावत लोग बसाए। तो बाहर से आकर के बस है। अब आप देखिएगा कि ये ऐसा समाज है जहाँ सारी जातियाँ बनिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय बन जा रहे हैं, चौहान है, अब सब। यानी आप देखिएगा कैसा संयोजन है ये गोवर का, है ना। यानी एक नगर का भी जो समृद्धि है वो उसके समाज से। उसके बाद तीसरा खंड है चांदा का जन्म एवं उसके विवाह का वर्णन। अब चांदा का विवाह जैसे जन्म, जैसे कि कहा कि स्वयं अवतरित है चंदा जो है, और गोवर का जो महर है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, राजा कह सकते हैं, राजा उसको कह सकते हैं, वो सहदेव है, और उसके घर जो है इस चांद का जन्म होता है। और आप देखिए जो असंभव सी लगने वाली बात है कि 12 महीने में तो उसके सौंदर्य की ख्याति चारों तरफ हो जाती, गुजरात, राजस्थान, दूर दूर तक हो जाती है। और फिर एक उपमा का प्रयोग करते हैं ये अपने दाऊद कि उसकी कीर्ति सुनकर के सारे भौरे की तरह लुप्त होते हुए राजा लोग आएंगे और फिर आने लगते हैं। जब वो 4 साल की होती है तो उसके रिश्ते कितने आने लगते हैं और महर को कोई नहीं जमता है। वो कहता है कि मेरी चांदा के लायक कोई नहीं है। फिर उसी में देखते हैं कि 4 साल की होने पर 4 साल में ही उसका एक स्वजाति है और वो जैत नाम है, वो अपने लड़के बावन के लिए उसका रिश्ता शिवहर, बावन शिवहर जिसको कहते हैं, वो लोक कथा में भी शिवहर के नाम से चर्चित है। तो उसके साथ वो प्रस्ताव भेजता है और प्रस्ताव मान्य होता है और उसका विवाह जो है 4 साल की उम्र में हो जाता है और 12 साल की उम्र में उसकी शादी होती है। रिश्ता 4 साल में तय होता है, 12 साल में उसकी शादी होती है और 13 साल में वापस आती है। ऐसा उल्लेख उसमें कहीं कहीं ये जो है, इसमें कहीं जो ये सूफी काव्य परंपरा की रचनाएं हैं, इसमें कहीं कहीं थोड़ा सा हमें कहीं हमें कहें कि कभी पुनरावृत्ति लगती है और कहीं हमें रिपीटेशन लगता है। जैसे वो उसमें लगा है कि 4 साल में रिश्ता हो गया तय, और फिर बाद में वो पितृगृह आती है, तब वो 12 साल में शादी हुई और 1 साल वो रहती है। अच्छा, 1 साल रहती है। कहीं ऐसा मैं इसमें पढ़ा था मैंने कि 4 साल की में उसका विवाह हो गया और वो कहती है कि 12 साल में तुम्हारे घर रही, और तब तक जिस रूप में मैंने जन्म लिया था उसी रूप में मैं रही, वापस आई हूँ। तो कहीं कहीं थोड़ा सा उसमें मुझे लगता है पाठ भेद के कारण भी बहुत सारी पांडुलिपियाँ आई हैं, तो पाठ भेद के कारण भी। अब इसके जन्म में जो है, अब देखिए कि वहाँ के एक पंक्तियाँ हैं कि उसकी जन्म होता है और 5वें छठे दिन छठी आई है। तो ये लोक रीति रिवाज ये कैसे? वो ब्राह्मण को बुलाते हैं, छठी पूजन होती है और ब्राह्मण उसका भाग्य देखते हैं और भाग्य देखकर ब्राह्मण कहते हैं कि ये जब इसका जीवन का उठान होगा, उत्थान काल में ही यम सदन पहुंच जाएगी, काल कवलित हो जाएगी। मतलब कि उस समय अल्पायु में इसकी जब इसके जीवन का उत्तम काल होगा तभी इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो एक इस प्रकार की जो बातें हैं। उसके बाद भी जब शादी की बात हम कर रहे थे तो उसमें कैसे हमारे समाज के संस्कार आते हैं। जैसे जो चैत है जिसकी बात आपने की है कि वो शिवहर के पिता सुपारी भेजते हैं, पान भेजते हैं, और फिर महर है कैसे उस सुपारी की पूजा करते हैं, पान की पूजा करते हैं। यानी पूरी एक संस्कृति, एक समाज परंपरा हमारे सामने इस रचना से आती है। बहुत सी जगह जैसे आपने कहा कि ये जो है कि भाग्य, और इसका वर्णन भी जैसे ये इस चंदा के संदर्भ में है कि जब अपने उत्थान काल में आएगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये
कई जगह हम देखते हैं। हाँ। तो दाऊद का ये चीज़ें, इन चीज़ों में विश्वास, और अंत में रचना में देखते हैं कि वो कुछ हद तक वहाँ निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। हाँ। और दूसरी चीज़ एक मैं इसमें जोड़ दूँ कि जो आपने बात की सुपारी और हाँ। तो इस तरह की जो उस क्षेत्र विशेष हाँ। में जो रीति, सुपारी भेजना या लड़ाई के लिए पान का बीड़ा उठाना देना, या जो है कि वो जो ये जो लोरिक है, ये जब धवलगिरी पे रस्से के माध्यम से चढ़कर ऊपर जाता है और वहाँ पर उसको सोती, हल्की वो सोती नहीं है, वो नाटक कर रही है वो। तो उसके आसपास भी वो देखता है कि पान सुपारी और सारी चीज, तो बहुत सी जगह है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में पान एक सांस्कृतिक परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ भी उसको पान दिखाई देता है। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि वो जाता है, वो भी प्रसंग बड़ा रोचक है, वो तो बात की बात है, मगर ये चांदा जब पितृगृह आती है तब थोड़ा सा उसकी हम बात करें, क्योंकि वो शिवहर के साथ रहती है, मगर शिवहर सबसे बड़ी बात है, एक तो शुक्र है यानी काणा है, दूसरा बसूरत है, और तीसरा छोटा है। हाँ। और छोटा यदि इस अर्थ में कि उसको दाम्पत्य का कुछ पता नहीं इसमें एक जगह इसमें मैंने पढ़ा था, हालांकि हाँ। वो ऐसा है कि वो 12 साल वहाँ रहती है, लेकिन हाँ। वो जो है वो पति सुख नहीं पाती, तो हो सकता है कहीं कहीं नपुंसक भी था, ऐसी कुछ, ऐसा कुछ उसमें कहीं जिक्र नहीं है। अच्छा। मगर वो अपनी सास से कहती है हाँ। कि वो जाने की बात करती कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी, तो उसकी सास उसको समझाती है कि अभी तो उसको पूरा पकने दे, जब तक पकेगा नहीं तब तक फल कैसे रसपूर्ण होगा, और तेरी बातों से मैं तेरी व्यथा समझ रही हूँ। मगर वो कहती मैं ऊपर धवल ग्रह में सोती हूँ, नीचे धरती पर नीचे वाले खंड में सोता है। और इन सब वर्णनों से पता चलता है कि किस प्रकार चांदा जो है वो, जिसको आज की शब्दावली में कहें तो वो बोल्ड है। जो पति उसे पत्नी का सुख नहीं दे सकता है, ऐसे पति को वो त्याज्य मानती है जी, वो संदेश, और हाँ, संदेश उसमें ये आता है। अच्छा, लोक काव्य में चनैनी में और लोरिकी में ये है कि चांदा खुद रूठ कर निकल जाती है। अच्छा। मगर यहाँ दाऊद थोड़ी सी एक परंपरा को लेते हैं और चांदा अपने पीहर संदेश भेजती है कि ब्राह्मण को भेजो, नाई को भेज, मेरा डोला भेजो और जल्दी से मुझे यहाँ से बुलवा लो। तो थोड़ा सा हमें यहाँ पर एक ये अंतर दिखाई देता है। फिर देखते हैं कि उसके भाई को भेजते हाँ, हैं, भाई को भेजती लाती हैं, फिर सखियाँ उसको सब एकदम उससे पूछती हैं कि तेरा कैसे जीवन बीता, तूने कैसे रसभोग किया। और वहाँ पर आप देखिए कि चांदा 12 महीने, यहाँ हमें पता चलता है कि चांदा 12 महीने रही है। और वो कहती है कि तुम पूछ रही हो इसलिए मैं कह रही हूँ। और एक एक महीने से वो अपना जो असुख है, जिसको हम कहें पति को पाने की जो उसकी लालसा है, एक एक महीने उसने कैसे अभाव में बिताए, उसका वो वर्णन तो यहाँ पर जो है वो 12 मासा वाली 12 मासा, हाँ, जो मैं जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मसनवी शैली में है जी। मसनवी शैली में एक खास ये है कि विरह का वर्णन 12 मासा में होता है, 12 मासा के द्वारा होता है। हमारे यहाँ भी विरह वर्णन है भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा में, वो 6 ऋतु वर्णन के माध्यम से होता है। एक एक ऋतु आती, विरह की वेदना बढ़ जाती है। यहाँ मसनवी में 12 मासा, इसमें 2 बार 12 मासा आया है। हाँ। पहला जो पितृग्रह आती है तब चांदा, तब अपनी सहेलियों से कहती है, मगर वो जो 12 मासा है उसमें एक युवती जो अभी कुंवारी है, चांदा अच्छा, जो कुंवारी है, शिवहर ने जिसको सुख नहीं दिया है, वो अभाव की बात कर रही कि कैसे जेठ आया और मैं कैसे सूखती चली गई, जब बरसात बार सावन आया तो मेरी आंखों से धाराएं बहने लगी। दूसरा 12 मासा जिसको हम सही अर्थों में विरह वर्णन कहें, वो जब मैना जो लोरिक की पत्नी, जब लोरिक चांदा के साथ चला जाता है, यहाँ हरदी पाटन चला जाता है, अपनी प्रेमिका को लेकर चला जाता है। उसमें भी एक प्रेम का, दाऊद का अपना एक अभिगम। शायद प्रश्न ये भी उठ सकता है कि शादीशुदा है तो दूसरी पत्नी को, दूसरी प्रिया को लेकर कैसे भागा, वो बात की बात है। और तब एक पंथी के द्वारा जब माँ और बहू, इसमें लोरिक की माँ भी तड़प रही है, जब उनको पता चल रहा है कि एक पंथी जा रहा है हरदी, तब मैना अपनी विरह की व्यथा संदेशा भेजती है। और फिर एक एक महीने के द्वारा वो अपनी विरह की व्यथा को बताती है। सावन से शुरू होता है, सावन आया, भादो आया, सावन, फिर भादो, फिर कुंवार, फिर कार्तिक, अगहन, पोष, महा, फाल्गुन,
चैत्र, वैशाख, जेठ और आषाढ़। और अब देखिएगा कि इसमें भी कैसे भारतीय संस्कृति और परंपरा है। जैसे कार्तिक का महीना है जी, और वो कह रही है कि अब तो देव उठान हो गया, देव उठ गए, अब तू लौटा, अपनी पूजा करवाने के लिए लौटा। अर्थात भारतीय गृहिणी की जो व्यथा है, चांदा का जो 12 मासा है उसमें एक कुंवारी की अपेक्षा है, और जो मैना का जो विरह वर्णन है 12 मासा है उसमें एक भारतीय नारी जिसको पति का पूर्ण सुख मिला है उसके अभाव का वर्णन है, और उसमें एक भारतीय नारी के कहीं संस्कार बार बार बोलते हैं, और बहुत सुंदर वर्णन है। जैसे भादो का वर्णन है, हाँ, मैं जरा उसमें हम भादो का वर्णन देखना चाहेंगे। हाँ, मैं दिखाऊं आपको कि भादौ मास देव घर राई, नयन नदी दीनी मुकराई, अबिनु करिया मोरी डोलई नावा, नीगुन करिया कंत न आवा, अकोइल जैसे फिरय अति रूखा, अपियु पियु करत जीभ मोर सूखा, अखिन तरखऊँ बरसय अति पानी, सेज सूनी हूँ सरग लुकानी। सुनाइए, आगे आगे। और कतहूँ जा कहाँ सुबावन बीरू, जस जरमी तसु आहि शरीरू। तो ये जो थोड़ा सा एक ये भी देखिएगा। अच्छा, इसमें जो है भादो का जो है, हाँ, ये वो, हाँ, मैना वाला भादो। ये जो है हमने चांदा वाला देखा, यानी भादो के दो हैं। अब देखिए हमने जो चांदा का देखा उसमें किस प्रकार से वो उपमा का प्रयोग कर रही है। जरा वो नाव वाला फिर से आप देखिएगा एक मर्तबा। कि बिनु करिया मोरी डोलई नावा, नीगुण करिया कंत न आवा, बिना डोर के मेरी नाव इधर उधर डोल रही है। वो डांडे है, तो वो किस प्रकार से वो सब इस प्रकार वो अपने आप को मझधार में पड़ी हुई नैया बता रही है। अब आप देखिएगा कि ये जो मैना का जो विरह है, ये पंक्तियां जो हैं कि भादौ मास निस भई अंधियारी, रईन डरावनी हूँ धनी बारी, अब बिजुली। अब आप देखिएगा कि जब मैं जायसी पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि जायसी की प्रेरणा इन्हीं दो पंक्तियों की, भर भादो दू भर अति भारी, कैसे भरो रैन अंधियारी, मंदिल सून पिय अन्न तय बसा, सेज नाग भई धय धय डसा। अब यहाँ देखिए धय धय वाली बात तो यहाँ भी है। बिजुरी चमक मोर हियरा भागई, मंदिर नाह बिनु धई धई ला गई। यहाँ मंदिर धय धय पकड़ करके उसे